15 अगस्त 1947 आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू अपना मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दे रहे थे तो एक तरफ उम्मीदों का एक पूरा समंदर था। बिल्कुल। लेकिन जब सुबह हुई तो उस उम्मीद के साथ साथ सामने खड़ी थीं अनगिनत चुनौतियां। हाँ, आज हम उसी दौर की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास ट्रायल्स एंड ट्रांजिशंस द बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किताब के कुछ अंश हैं और ये हमें बताते हैं कि एक राष्ट्र का जन्म सिर्फ जश्न और झंडा फहराने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आग पर चलने जैसा है। हमारा मकसद आज यही समझना है कि कोई देश अपने जन्म के वक्त जिंदा कैसे रहता है। हम सिर्फ बड़ी राजनीतिक घटनाओं को नहीं बल्कि उन मानवीय पहलुओं को भी जानेंगे जिन्होंने उस वक्त की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो उस पहली सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, पहली कैबिनेट ने शपथ ली, नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री। माहौल में एक नशा था, है ना? एक जुनून था, लेकिन उस जश्न के पर्दे के पीछे असल में एक साथ कई तूफान चल रहे थे। जैसे कि आप सोचिए, एक देश जो अभी पैदा ही हुआ है उसे एक ही वक्त पर अपनी सीमाओं को तय करना है, 550 से ज्यादा रियासतों को साथ जोड़ना है, बाप रे, देश में लगी सांप्रदायिक आग को बुझाना है और पाकिस्तान से आए करीब 60 लाख लोगों को एक नया घर, एक नई जिंदगी देनी है। ये तो मल्टीटास्किंग की एक ऐसी मिसाल है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक तरफ आप देश का संविधान लिख रहे हैं और दूसरी तरफ दंगे रोक रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इन्हें 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहली थी तत्काल चुनौतियां, जो तुरंत करनी थी। हाँ, जिन्हें तुरंत हल करना था। दंगे, शरणार्थी, एकीकरण, ये वो आग थी जिसे तुरंत बुझाना था। ठीक है। फिर थी मध्यम अवधि की चुनौतियां, देश के लिए एक नया संविधान बनाना, एक लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा करना और फिर उसके आधार पर देश के पहले चुनाव कराना। और फिर लंबी दौड़ की चुनौतियां भी होंगी। हाँ, दीर्घकालिक चुनौतियां थीं इस विशाल और विविध देश की एकता को बनाए रखना, आर्थिक विकास की पटरी पर आना और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। और सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, बुरी तरह उलझा हुआ था। दंगे शरणार्थी समस्या को बढ़ा रहे थे और शरणार्थी संकट देश के आर्थिक संसाधनों पर भारी बोझ डाल रहा था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था। ठीक है, तो चलिए इनमें से सबसे उलझी हुई गुत्थी को पकड़ते हैं, बंटवारे की वो लकीर, क्योंकि सारी कहानी तो वहीं से शुरू होती है। ये लाइन खींची किसने और कैसे? ये काम दिया गया सर सिरिल रैडक्लिफ को। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे अजीब और दुखद पहलू है। एक मिनट, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। स्रोत ये बताते हैं कि रैडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। कभी नहीं। उन्हें भारतीय संस्कृति, भूगोल या समाज की कोई खास समझ नहीं थी और उन्हें ये काम सिर्फ 6 हफ्तों में करना था। सिर्फ 6 हफ्तों में, वो भी पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। ये तो किसी मजाक जैसा लगता है। ये एक ऐसा मजाक था जिसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। उन्हें कहा गया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर सीमा तय करनी है, लेकिन साथ ही नदियों, नहरों और रेलवे लाइनों का भी ध्यान रखना है। तो नतीजा पूरी तरह से अराजकता। इतिहासकार पर्सिवल स्पियर लिखते हैं कि समय और जानकारी की कमी के कारण इस प्रक्रिया में जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। मतलब वो कहानियां सच हैं कि किसी का घर हिंदुस्तान में रह गया और उसके खेत? बिल्कुल। गांव अपने खेतों से कट गए, शहर अपने रेलवे स्टेशनों से, और सबसे बुरा हुआ नहरों के साथ। वो कैसे? कई नहरों का हेडवर्क, यानी जहां से पानी कंट्रोल होता है, वो भारत में रह गया और नहरें पाकिस्तान चली गईं। इसने भविष्य के लिए एक स्थायी विवाद की नींव रख दी। लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो क्या? बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट 12 अगस्त तक तैयार थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे जानबूझकर 15 अगस्त के बाद सार्वजनिक किया। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों? अगर रिपोर्ट तैयार थी तो इंतजार किस बात का था? ये एक सोचा समझा राजनीतिक फैसला था। माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद होने वाले दंगों और खून खराबी की सीधी जिम्मेदारी ब्रिटिश हुकूमत पर आए। अच्छा। उन्होंने 15 अगस्त को सत्ता सौंपी और उसके 2 दिन बाद सीमा की घोषणा की। इसका मतलब ये हुआ कि अब कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई अनुभवहीन सरकारों पर आ गई। वाह! मतलब ये अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका था। बिल्कुल। अंग्रेजों ने आग लगाई और फिर जब आग भड़कने का वक्त आया तो वो दरवाजा बंद करके निकल गए। और इस एक लकीर ने पंजाब में जो तबाही मचाई वो तो शायद इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। उसे विनाश का युद्ध कहा गया है।
सशस्त्र गिरोह खुलेआम घूम रहे थे, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, ये सब आम बात हो गई थी। स्रोत का जिक्र करते हैं कि शरणार्थियों से भरी ट्रेनें जब सीमा पार करती थीं तो उनमें जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ लाशें होती थी। सिर्फ लाशें। 1,80,000, ये तो एक शहर खत्म होने जैसा है। और ये सिर्फ एक अनुमान है, असल संख्या तो शायद किसी को बता भी नहीं होगी। पर स्रोत ये भी कहते हैं कि बंगाल में हालात थोड़े बेहतर थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त गांधी जी बंगाल में थे। उनकी मौजूदगी ने एक नैतिक दबाव बनाया और वहां हिंसा पंजाब के स्तर तक नहीं पहुंची। लेकिन पंजाब में हालात बेकाबू हो गए। एक बाउंड्री फोर्स भी तो बनाई गई थी। हाँ, बनाई गई थी। 50,000 सैनिक थे उसमें, लेकिन वो फोर्स खुद ही हिंदू, मुस्लिम और सिख में बट गई और पूरी तरह नाकाम साबित हुई। एक बात समझ नहीं आई, अगर हालात इतने बुरे थे तो नेहरू ने ब्रिटिश सैनिकों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो तो वहां मौजूद थे। क्या यह आत्मसम्मान का मामला था? ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादित फैसला था। नेहरू और दूसरे भारतीय नेताओं को लगता था कि आज़ाद भारत की जमीन पर ब्रिटिश सैनिकों का इस्तेमाल करना गुलामी की मानसिकता को दिखाता। उन्हें डर था कि इससे दुनिया में गलत संदेश जाएगा। हाँ, कि भारतीय खुद अपनी कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते। लेकिन तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल लॉकहार्ट का मानना था कि यह एक विनाशकारी गलती थी। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि अगर सैनिकों को पहले ही उनके चुने हुए देशों में भेज दिया जाता और एक एकीकृत कमांड होती तो शायद इतने बड़े पैमाने पर खून खराबा रोका जा सकता था। ये तो इंसानों और जमीन की बात हुई, लेकिन बंटवारा तो हर चीज का हो रहा था, है ना? दफ्तरों की कुर्सियों और किताबों से लेकर सेना के टैंकों तक। ये कैसे हुआ होगा? लगभग वैसा ही जैसा आप सोच रही हैं। एक पार्टीशन काउंसिल बनी थी जो यही सब तय कर रही थी। लगभग 1,60,000 सरकारी कर्मचारियों को चुनना था कि वो भारत में रहेंगे या पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव कहाँ हुआ? पैसों के बंटवारे को लेकर, खासकर स्टर्लिंग बैलेंस के मामले में। ये स्टर्लिंग बैलेंस क्या था? देखिए, ये वो पैसा था जो ब्रिटेन पर भारत का कर्ज था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की बहुत मदद की थी, उसी के बदले ये रकम तय हुई थी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को इसमें से 750 करोड़ रुपए मिलने थे। ठीक है। 20 करोड़ दिए जा चुके थे, 55 करोड़ बाकी थे। लेकिन तभी कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमला कर दिया। तो भारत सरकार ने पैसे रोक लिए। हाँ, भारत सरकार गुस्से में थी और उसने 55 करोड़ की आखिरी किश्त देने से इनकार कर दिया। और यहीं पर गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्या किया? वो दिल्ली में अनशन पर बैठ गए, पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए। हाँ, उनका मानना था कि भारत का ये रवैया बिला किसी वजह के दुश्मनी बढ़ाने वाला है। एक देश के तौर पर हमें अपना वादा निभाना चाहिए, भले ही हम युद्ध की स्थिति में हों। उनके दबाव में सरकार झुकी और पाकिस्तान को पैसे देने का फैसला किया। इस एक फैसले ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया। बहुत ज्यादा। और आप उस माहौल की बात कर रही हैं जिसके कारण अंत में उनकी हत्या हुई। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। कई विद्वान मानते हैं कि ये अनशन उनकी हत्या के पीछे के कई कारणों में से एक बना। नाथुराम गोडसे ने अपने बयान में गांधी जी पर मुसलमानों का लगातार तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया था। इस अनशन को उसी की एक और मिसाल के तौर पर देखा गया। और फिर 30 जनवरी 1948 की वो शाम आए। दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर तरफ अंधेरा है। उस वक्त एक आम भारतीय ने कैसा महसूस किया होगा? एक झटके में देश का सबसे बड़ा सहारा ही चला गया। देश सदमे में था। बदला लेने की बातें भी हो रही थीं, लेकिन सरदार पटेल ने अपील की, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे महान व्यक्ति को हमारे पापों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और इस हत्या के तुरंत बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। हाँ, 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार का तर्क क्या था? क्या आरएसएस सीधे तौर पर हत्या में शामिल था? देखिए, स्रोत के मुताबिक सरकार का मानना था कि भले ही आरएसएस एक संगठन के तौर पर सीधे हत्या में शामिल न हो, लेकिन उसने देश में नफरत और हिंसा का ऐसा माहौल बनाया जिसने इस हत्या को संभव किया। मतलब एक वैचारिक जिम्मेदारी। हाँ, सरकार को लगा कि आरएसएस जिस दक्षिणपंथी उग्रवाद की नुमाइंदगी करता है वो नए नए आजाद हुए देश की एकता के लिए खतरा है। और ये प्रतिबंध कब हटा? ये प्रतिबंध लगभग 1.5 साल बाद जुलाई 1949 में हटाया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या शर्तें थीं? आरएसएस को एक लिखित संविधान अपनाना था। ये वादा करना था कि वो खुद को सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा, हिंसा का रास्ता त्यागेगा और भारत के संविधान और तिरंगे के प्रति पूरी निष्ठा रखेगा। अब वापस उस चुनौती पर लौटते हैं
जो शायद सबसे लंबे समय तक चली, शरणार्थी, लाखों उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाना, ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। ये एक अकल्पनीय मानवीय त्रासदी थी। पूर्वी पंजाब और बंगाल में सरकार का नजरिया अलग अलग था। पंजाब में जो शरणार्थी आए, सरकार ने मान लिया था कि वो अब कभी वापस नहीं जाएंगे, तो उनके लिए स्थायी व्यवस्था की गई। हाँ, शहरी शरणार्थियों के लिए औद्योगिक ट्रेनिंग और रोजगार की व्यवस्था की गई और ग्रामीण शरणार्थियों को जमीन और कर्ज दिए गए। लेकिन बंगाल में मामला पेचीदा था। बहुत ज्यादा। 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा की एक नई लहर आई और लाखों हिंदू शरणार्थी भागकर पश्चिम बंगाल आ गए। लेकिन नेहरू सरकार को उम्मीद थी कि ये लोग वापस चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, इसी समस्या को सुलझाने के लिए अप्रैल 1950 में नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच दिल्ली पैक्ट हुआ। इसका मकसद था कि दोनों देश अपने अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे। पर क्या इस समझौते से बात बनी? इसकी बहुत आलोचना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी समझौते के विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि इसका एकमात्र स्थायी समाधान आबादी का पूरी तरह से तबादला ही था। लेकिन उस वक्त देश सिर्फ बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से ही नहीं जूझ रहा था। एक और विचारधारा थी जो इस पूरी आजादी को ही शक की नजर से देख रहे थे। बिल्कुल, आप साम्यवादियों की बात कर रही हैं। हाँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने इस आजादी को झूठी आजादी करार दिया था। उनका नारा था, ये आजादी झूठी है। मतलब? उनकी नजर में नेहरू सरकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद की एजेंट थी, बस चेहरे बदल गए थे, निजाम नहीं। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। वे आजादी को लेकर इतने शक में क्यों थे? उनका नजरिया क्या था? स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, उन्हें लगता था कि देश सांप्रदायिक नफरत की आग में जल रहा है और लोगों का ध्यान इस नफरत से हटाने का एक ही तरीका है, वर्ग संघर्ष। एग्जैक्टली। और दूसरा कारण था अंतर्राष्ट्रीय माहौल। चीन में हुई क्रांति? हाँ, उस वक्त चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हो चुकी थी। रूस से भी उन्हें वैचारिक समर्थन मिल रहा था। उस वक्त ज़्दानव थीसिस नाम की एक सोच चल रही थी, जिसका मतलब था कि दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है, एक साम्राज्यवादी अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो सीपीआई को लगा कि भारत की कांग्रेस सरकार अमेरिकी खेमे का हिस्सा है। सही, और उन्हें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और तीसरा, उन्हें लगा कि आज़ादी के बाद आम लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है और यही क्रांति शुरू करने का सही समय है। इसी सोच के तहत उन्होंने तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह को समर्थन दिया। हाँ, और कलकत्ता में भी हिंसा का रास्ता अपनाया। लेकिन ये रणनीति तो पूरी तरह फेल हो गई। क्यों? ये आंदोलन बुरी तरह विफल हुआ। सरकार ने बहुत सख्ती से इसे कुचला और जनता का भी उन्हें वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आखिरकार पार्टी के अंदर ही इस पर सवाल उठे और फिर उन्होंने रास्ता बदल लिया। हाँ, 1951 आते आते सीपीआई ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता छोड़कर संवैधानिक लोकतंत्र का मार्ग अपनाया और देश के पहले आम चुनाव में हिस्सा लिया। तो हमने देखा कि भारत की आजादी सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि आग का दरिया थी। एक तरफ भविष्य के सपने थे, तो दूसरी तरफ बंटवारा, दंगे, हत्याएं और लाखों लोगों के उजड़ने का दर्द। ऐसा लगता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने एक ही साथ जन्म और पुनर्जन्म दोनों का अनुभव किया। इन स्रोतों से यही साफ होता है कि एक राष्ट्र का जन्म कितनी जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा होता है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सीमा तय करने की वो जल्दबाजी, संसाधनों के बंटवारे का विवाद और शरणार्थी संकट की वो विरासत, ये सब आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों की हकीकत को तय करते हैं। बिल्कुल सही। आज भी हम उन फैसलों के नतीजे भुगत रहे हैं। आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है, उन शुरुआती दिनों में जो फैसले लिए गए, चाहे वे सही थे या गलत, उन्होंने आज के दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा कैसे गढ़ा है? और क्या उन चुनौतियों से मिली सीख आज की दुनिया में, जहां सीमाएं और पहचान के विवाद फिर से सिर उठा रहे हैं, हमारे लिए कोई मायने रखती है?